मेरे प्यारे बच्चों, सहसंयोजक बंध कार्बन सहसंयोजी बांड बनाता है। यह सहसंयोजक बंध क्या होता है? यह इलेक्ट्रॉनों के साझा द्वारा बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, यह सहसंयोजी बंध क्या होता है, कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा बनता है। लिख दे रहा है बेटा यहाँ, यह इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा बनता है, एक ध्यान में रहे। और इलेक्ट्रॉन जो कार्बन है यह चतुर्संयोजी है, कार्बन की संयोजकता 4 है, इसलिए यह चतुर्संयोजी है। और यह जो बांड बनाता है कार्बनिक यौगिकों में, यह सहसंयोजी बांड बनाता है बेटा। ये आपको जानकारी हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन के अपरूप के विषय में हमें हेडिंग डाले थे। कार्बन के अपरूप देखिए, अपर रूप भी होता है और इसके गुण को अपरूपता भी कहते हैं। देखिए, कार्बन के अपरूप क्या होता है, परिभाषा क्या है? ऐसे तत्व जो कई रूपों में पाए जाते हैं अपरूप कहलाते हैं। ऐसे तत्व जो कई रूपों में, इसको परिभाषित हम कर देते हैं बेटा। देखिए बेटा, कार्बन के अपरूप जो होता है, यहाँ पर परिभाषा हम लिख दिए, कई रूपों में पाए जाने वाले तत्व आपस में अपरूप कहलाते हैं। वे तत्व जो कई रूपों में पाए जाते हैं वह अपरूप कहलाते हैं। तो कार्बन के अपरूपक जो है बेटा, अपरूपक जो होता है यह क्या है? हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। प्यारे बच्चों, हीरा जो कार्बन का अपरूपक होता है, ग्रेफाइट भी है, फुलेरिन होता है। थोड़ा इसके अपरूपक के कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट, फ्लोरीन के विषय में बता दें। हीरा जो होता है यह रंगीन होता है, पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और चमकीला होता है। और साथ ही साथ यह कठोर होता है। हीरा बहुत कठोर होता है। शीशे को जो होता है काटा, हीरे से ही काटा जाता है बेटा। और यह विद्युत का कुचालक होता है, इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। और इसके गलनांक बहुत अधिक ताप पर गलता है। क्वथनांक जो होता है यह वाष्पित कराने के लिए बहुत ताप की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ बेटा इसकी ऊष्मीय चालकता बहुत अधिक पाई जाती है। ये हीरे का गुण है बेटा। ग्रेफाइट जो होता है अपारदर्शी होता है मेरे प्यारे बच्चों, और मुलायम होता है। विद्युत का यह सुचालक होता है। यह सर्वाधिक अस्थायी अपरूपक है। यह प्रश्न बन जाता है, कार्बन के सर्वाधिक अस्थायी अपरूप है, तो यह कहा जाएगा कि ग्रेफाइट है। मुलायम होता है, ग्रेफाइट है। विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट है। सर्वाधिक अस्थायी होता है, ग्रेफाइट है। अपारदर्शी है, ग्रेफाइट है। और फुलेरिन क्या है बेटा? इसमें कार्बन के परमाणु गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। यह कार्बन के परमाणु जो होता है, यह जो होता है, यह इसका जो क्रिस्टल होता है या कार्बन के गुच्छे के रूप में पाया जाता है बेटा। ये हम आपको कार्बन की अपरूपता से, अपरूपक से संबंधित बताए। और अपरूपता एक परिभाषा बता दें कि देखिए, वे तत्व जो कई रूपों में पाया जाता है अपरूप कहलाता है। और इसके गुण को अपर रूपता कहते हैं बेटा। जो गुण होता है, ताप आपनहट लग जाता है बेटा, वहाँ गुणवाचक संज्ञा होता है। तो यानी अपरूप होने के गुण को अपरूपता कहते हैं। तो हम कार्बन के दूसरा स्थिति बता दिए बेटा। तीसरा कार्बनिक यौगिकों के जैव शक्ति सिद्धांत बताने चल रहे हैं प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, एक कार्बनिक यौगिकों के जैव शक्ति सिद्धांत क्या है? कार्बनिक यौगिकों का जैव शक्ति सिद्धांत जो बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने, प्यारे बच्चों, कार्बनिक यौगिकों के जैव शक्ति सिद्धांत के विषय में हम आपको थोड़ा सा टिप्पणी बता दें। बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने सन 1815 ईस्वी में जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इस जैव शक्ति सिद्धांत में इन्होंने कहा क्या बेटा? इन्होंने बताया कि जितने भी कार्बनिक तत्व हैं, कार्बनिक यौगिक है, यह जीवधारियों से प्राप्त होते हैं। फिर से सुन लीजिए बेटा, यह सन 1815 ईस्वी में बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने जैव शक्ति सिद्धांत का, यानी कार्बनिक यौगिकों के जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और उन्होंने यह बताया कि जितने भी प्रकृति में कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, यह जीवधारियों से ही प्राप्त होते हैं। यानी वे कहना चाह रहे थे कि यह कार्बनिक यौगिक जीवधारियों से ही प्राप्त होते हैं, किए जाते हैं, और यह प्रयोगशाला में इसको नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, 1885-1828 ईस्वी में
होलर नामक वैज्ञानिक ने बेटा रे 1828 ईस्वी में होलर नामक वैज्ञानिक ने एक अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया प्राप्त किया। और यह जो यूरिया है बेटा, यह देखिए NH2CONH2, यह बेटा कार्बनिक यौगिक है। इन्होंने अमोनियम साइनेट जो होता है, लिख दे रहे हैं NH4CnO, जो अमोनियम साइनेट है बेटा, यह अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया प्राप्त किया। और अमोनियम साइनेट था क्या? यह अकार्बनिक पदार्थ था। इसके बाद कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने सन 1845 ईस्वी में कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने संश्लेषित करके एसिटिक अम्ल जो CH3COOH है, एसिटिक अम्ल को प्राप्त किया। और 1856 ईस्वी में बर्थोले नामक वैज्ञानिक ने मेथेन का संश्लेषण करके मेथेन को प्राप्त किया। तो इस सब अनेक खोजों के बाद जय शक्ति सिद्धांत को गहरा धक्का लगा। यानी बर्जीलियस, पहले तो बर्जीलियस के नियमों का अनेक वैज्ञानिकों ने इसका समर्थन किया। बाद में होलर अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया प्राप्त करना, और 1845 में कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने एसिटिक अम्ल का संश्लेषण करके प्राप्त किया, और बर्थोले ने मेथेन प्राप्त किया। तो इसकी वजह से जय शक्ति सिद्धांत को गहरा धक्का लगा और जय शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। तो यानी अब जो कार्बनिक यौगिक हैं बेटा, यह प्रयोगशाला में भी प्राप्त किए जाते हैं। यह है एक सामान्य टिप्पणी है जो कार्बनिक यौगिकों के जय शक्ति सिद्धांत से संबंधित है। अब हम आपको बताने चल रहे हैं बेटा हाइड्रोकार्बन और उनके प्रकार से संबंधित बताने चल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब चल रहे हैं हाइड्रोकार्बन और इनके प्रकार एवं इनके प्रकार से संबंधित चीज़ों के विषय में आपको बताने बेटा। हाइड्रोकार्बन से हम रूबरू करा दे बेटा, क्या होता है हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोजन और कार्बन से, यहाँ हाइड्रोजन, यस से हाइड्रोजन और कार्बन को हम पूरा लिख दे रहे हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और दूसरे ढंग से बोल लो, वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। यह हाइड्रोकार्बन बेटा, यह दो प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चों। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हम लिख दे रहे हैं बेटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड, SATURATED, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त मेरे प्यारे बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लीजिए कि हाइड्रोकार्बन दो भागों में बढ़ जाता है बेटा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ गए बेटा? और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बेटा, इसके विषय में हम बता दें। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन के परमाणु एकल बांड द्वारा जुड़े होते हैं। पूरी परिभाषा लिख दे बेटा। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन के परमाणु एकल बांड द्वारा जुड़े होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन के परमाणु द्विबंध या त्रिबंध यानी डबल बांड या ट्रिपल बांड द्वारा जुड़े होते हैं। परिभाषा बेटा समझ गए होंगे, फिर से सुन लीजिए
संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन के परमाणु एकल बॉन्ड द्वारा यानी सिंगल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन के परमाणु द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसको इंग्लिश में डाई बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, द्वारा जुड़े होते हैं। अब इसको हम परिभाषा लिख दे बेटा, थोड़ा सा रोक के परिभाषा लिख दे, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हमने बताया हाइड्रोकार्बन के परिभाषा, हाइड्रोकार्बन के प्रकार, लेकिन इसमें इसके पहले हमको ये बताना चाहिए बेटा, कुछ हाइड्रोकार्बन यौगिकों के नाम बता दें। देखिए हाइड्रोकार्बन कार्बन प्लस हाइड्रोजन से, यहाँ हम लिख रहे हैं बेटा, यह कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला है, हाइड्रोकार्बन में यदि कार्बन के परमाणु एक होंगे तो हम मेथ बोलते हैं बेटा, और कार्बन के परमाणु अगर 2 हों तो यह एथ, और कार्बन के परमाणु यदि 3 हो बेटा तो यह वे बोलते हैं प्रोप। और कार्बन के परमाणु मेरे प्यारे बच्चों यदि 4 हो तो इसे हम बोलते हैं ब्यूट। और कार्बन के परमाणु यदि 5 हो तो इसे बोलते हैं बेटा पेंट। और यदि कार्बन के परमाणु की संख्या 6 हो तो इसे हेक्स बोलते हैं। और कार्बन की परमाणु यदि 7 हो तो इसे इसको हेप्ट बोलते हैं या हेप्ट। और कार्बन की परमाणुओं की संख्या यदि बेटा 8 हो तो इसे ऑक्ट। और C बराबर यदि 9 हो, C की संख्या 9 हो तो यहाँ नॉन बोलते हैं, नॉन। और C बराबर यदि 10 है तो यहाँ बोलते हैं डेक। अब यहाँ ये देखना है बेटा कि यह पूरा नाम आ जा रहा है कि नहीं वीडियो में, हेप्ट तक आ रहा है। इसको या नीचे से हम फिर से लिख दे बेटा, यहाँ नीचे नहीं आ रहा है। यहाँ यदि कार्बन की संख्या मेरे प्यारे बच्चों यदि 8 हो जाएगी तो यह हो जाएगा ऑक्ट। और C = 9 होगा तो यह नॉन। और C = 10 होगा बेटा तो यह डेक होगा। फिर से इसको बता दे बेटा, यदि एक कार्बन परमाणु जिस यौगिक में है हाइड्रोकार्बन में, उसे मेथ का नाम C अगर 2 ठो है, 2 संख्या है एथ, C 3 है तो प्रोप, 4 पर ब्यूट, 5 पर पेंट, C पर हेक्स होता है, यह हेप्ट, इसी को सेप्ट भी बोलते हैं। और 8 पर ऑक्ट बेटा, और 9 पर नॉन, और C पर 10 पर डेक बोलते हैं। अब यहाँ ये बात बताए बेटा, इसमें ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका जो फार्मूला होता है बेटा CnH2n+2, यही इसका बेटा फार्मूला है। यानी इसका सूत्र है जो यह CnH2n+2 है। और यहाँ C है क्या, नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बनों की संख्या है। मेरे प्रिय बच्चों, इसमें n बराबर अगर 1 है, यदि कार्बन में n बराबर 1 है तो मेथ, ये हम आपको बता दिए। देखिए जैसे मेथेन का हमको सूत्र लिखना है तो देखिए फार्मूला से CnH2n+2 से, यानी कार्बन की संख्या 1 रहेगी तो मेथेन होगा। तो देखिए एक कार्बन, एक यहाँ हो गया, H2n+2, n बराबर 1 है तो 1 दूनी के 2 और 2 में जोड़ेंगे 4, यानी CH4, यानी एक यहाँ लिखना थोड़ा फूहड़पना बेटा है, इसको हटा दीजिए। यानी CH4 जो होगा यह मेथेन होगा। इसके अनुसार आप बनाएंगे। अगर एथेन के एथ के लिए क्या होगा, यह C यहाँ n का मान 2 और 2 दूनी के 4 2 6, यानी H हो जाएगा 6, यह हो जाएगा एथेन। इसी तरीके से कार्बन के लिए अगर 3 संख्या है तो प्रोप होगा, तो यहाँ 3
3 हो गया, यह थोड़ा नीचे होना चाहिए बेटा, इसको नीचे होना चाहिए, सामने नहीं होना चाहिए, यह 3 नीचे होना चाहिए। और 3 दूनी के 6 दू 8, H8। अब हम डायरेक्ट ये आप स्वयं बनाएंगे, हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं बेटा C4, 4 दूनी के 8 दू 10, पेंटेन में C5, H 5 दूनी के 10 दू 12, हेक्स में C6, H 6 दूनी के 12 दू 14, हेप्ट में C7, H 14, 7 दूनी के 14 दू 16। यहाँ ऑक्टेन के लिए बेटा होगा C8 और 8 दूनी के 16 और 2 18, यानी हाइड्रोजन 18। हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 9H20 हो जाएगा, जो आप समझ चुके हैं। यहाँ C10H22। ये बेटा यह एल्केन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में यहाँ जो प्रत्यय शब्द होता है, एक सफिक्स होता है, यह एक अनुलग्न होता है, एक देखिए यहाँ पर बाद में एन शब्द लगा देते हैं, एन, जैसे मेथ, मेथ एन, तो ये हो जाएगा बराबर मेथेन। अब ये सब चीज़ें बेटा आप स्वयं कर लेंगे। एथ एन यानी बाद में प्रत्यय शब्द सफिक्स लगा देंगे। यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो उसके अंत में क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं। तो यह मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन हो जाता है। ये सब आप समझ गए होंगे बेटा। अब आगे हम बता दें कि देखिए जैसे हमको लिखना है यहाँ पर कार्बन के लिए, कार्बन C5, यहाँ पेंटेन लिख रहे हैं H5। मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी 5 दूनी के 10 दू 12, बेटा यह पेंटेन का सूत्र है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, पेंटेन का सूत्र है। अगर इसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो परिभाषा हम लिखे हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन के परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है। तो देखिए CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए ये पेंटेन का सूत्र है, सब एकल बांड द्वारा बेटा जुड़ा हुआ है, सब एकल बांड द्वारा जुड़ा हुआ है। अब याद कर लीजिए। अब यहाँ आप पूछ सकते हैं मेरे प्रिय बच्चों कि सर यहाँ H3 है, यहाँ 2 क्यों है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको समझाने चल रहे हैं। देखिए देखिए जैसे यहाँ कार्बन है, कार्बन चतुसंयोजी है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा, 4। या कार्बन को ऐसे 4 लिख सकते हैं, या कार्बन को बेटा CH4, या कार्बन की 4 संयोजकता के लिए चाहे ऐसे लिख सकते हैं, या कार्बन की संयोजकता के लिए ऐसे लिख सकते हैं। अब हम मेन मुद्दा पर चल रहे हैं। यानी देखिए ये बॉन्ड है, बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन की संख्या बराबर 4 होनी चाहिए। मेरे बाबू देखिए ये बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड है, याद कर लीजिए ये बॉन्ड है। यानी बॉन्डों की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या मिलाकर 4 होना चाहिए कार्बन के साथ। फिर से सुन लीजिए, बॉन्ड की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या मिलाकर बेटा कुल 4 होना चाहिए। देखिए यहाँ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, 4 हो गया इसका। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन इधर, 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन, 4। ये भी बैलेंस हो गया। बैलेंस ही बता रहे हैं मेरे बाबू कार्बन की। यहाँ इस कार्बन के लिए 2 देखिए एक यहाँ बॉन्ड है, 1 बॉन्ड ही है, 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन। यहाँ लिखे हैं ना, बॉन्ड और हाइड्रोजन की संख्या मिलाकर नंबर एचन लिख दिया, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिलाकर 4 होनी चाहिए। फिर देख लीजिए यहाँ पर इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन है, तो यह भी बैलेंस है। देखिए अब हम यहाँ थोड़ा समझा दें। CH2 ये
देखिए यह जो है, यह संयोजकता जो है कार्बन बैलेंस नहीं है। कैसे बैलेंस नहीं है बेटा? यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई और 1 और 2 बांडी, 3 बांड हो गया, यानी 3 बांड हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, बराबर 5। यानी आना कितना चाहिए कार्बन के लिए? 4 आना चाहिए, तो यानी 1 गलत है। इसको मिटा के फिर से समझा दें मेरे प्रिय बच्चों। देखिए ए है, ए देखिए ए बैलेंस है, 2 1 3 1 4। मेरे प्यारे बच्चों यह भी बैलेंस है। अगर हम इसी जगह CH3 और यहाँ ऐसे लिख दें तो यह हाइड्रोजन या कार्बन बैलेंस नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन 3 है, एक 4 एक 5, यानी कार्बन की बैलेंसी 4 संयोजकता है, इसलिए हाइड्रोजन की संख्या और बांडों की संख्या मिलाकर 4 आना चाहिए। ये है बेटा, हम आपको बता दिया हाइड्रोकार्बन। अब इन दोनों के विषय में बताते हैं।